हम पढ़ेंगे धातु अधातु। हाँ, हम सिंपल भाषा में धातु समझेंगे। धातु क्या होती है? जो घर में क्या होता है, कोयले होते हैं, वो क्या है? कोयला। अधातु है, क्या है वो? अधातु। अधातु, अधातु, ठीक है। और धातु क्या है? जो हमने सोना पहना है, क्या है? सोना। जो मम्मी लेके आती हैं हार वगैरह, वो क्या है? धातु। समझ आ गया दोनों का? संसार, ठीक है। यशवंत और नंदिनी राजस्थान के गांव में रहते हैं। उनके विद्यालय में उन्हें एक परियोजना का मतलब क्या होता है? काम। क्या होता है? काम। कार्य दिया गया है, प्रोजेक्ट, जिसमें उन्हें धातु का कार्य करने वाले शिल्पकारों के विषय में जानना है। वे स्थानीय लोहार, देखो लोहार से भेंट करते, भेंट मतलब मिलना, ठीक है। यशवंत आनंदी अपने दादाजी जी से भी साथ चलने का आग्रह करते हैं। आग्रह का मतलब होता है रिक्वेस्ट। वे दोनों यह जानने के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे कि लोहार दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली विभिन्न वस्तुओं को कैसे बनाते हैं। वे दोनों एक वृद्ध शिल्पकार, शिल्पकार का मतलब क्या होता है? सिल से चीज़ें बनाने वाला। शिल्पकार का मतलब होता है सिल मतलब पत्थर, कार मतलब बनाने वाला। तो शिल्पकार का मतलब क्या होगा? ऐसा इंसान जो पत्थर से मूर्तियाँ बनाने का काम करता है। सुदर्शन चाचा से वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप का मतलब होता है बात करते हैं। यशवंत, आप सामान्य कौन सी वस्तु बनाते हैं? आप कौन सी वस्तु बनाते हैं? सुदर्शन, सामान्य हम दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे तवा, बाल्टी, चिमटा एवं कृषि उपकरण या फावड़ा, कुल्हाड़ी, खुरपी जैसे इत्यादि बनाते हैं। अच्छा, इसने क्या बोला? शिल्पकार। शिल्प का मतलब होता है बनाने वाला, किसी भी वस्तु को बनाने वाला। शिल्प का मतलब होगा कि वो डिज़ाइन बनाना। क्या करना है? डिज़ाइन, ठीक है। आनंदी, यह वस्तु किस सामग्री से बनती है? सामग्री मतलब होता है सामान। क्या होता है? सामान। सुदर्शन, हम इन वस्तुओं को बनाने के लिए लोहे का उपयोग करते हैं एवं अत्ता इत्यादि बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार लकड़ी का उपयोग भी करते हैं। साथ ही हम भट्टियों में लोहे को गर्म करने के लिए कोयले का उपयोग करते हैं। देखो, हम लोहे का यूज़ करते हैं। और जब जैसे तवा है, तवा के पीछे एक हैंडल लगा रहता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि तवा गर्म हो जाता है, हैंडल गर्म नहीं होता। क्योंकि लकड़ी क्या है? जो हीट होती है उसकी कुछ अलग होती है। क्या होती है? गर्मी की कुछ अलग होती है ना। लकड़ी वो गर्म नहीं होती ना कभी भी, लेकिन पत्थर गर्म हो जाता है ना। और उसके अच्छा, पत्थर गर्म होता है, क्यों होता है? क्योंकि वो गर्मी को अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है, ठीक है। हमारी भगवानी गर्म हो जाती है ना, गर्मी को अपने अंदर क्या कर लेता है? इकट्ठा कर लेता है। आप देखेंगे सुदर्शन चाचा भट्टी में लोहे के टुकड़ों को गर्म कर रहे हैं। लोहा गर्म होकर वो क्या है? खुर्क लाल हो गया, सुर्ख लाल हो गया। कैसा? सुर्ख मतलब गहरा लाल। और इसे हथौड़े से जोर जोर से पीटना आरंभ करते हैं। क्या करते हैं? पीटना। आनंदी आश्चर्यचकित होकर पूछती है, आप इसे क्यों पीट रहे हैं? सुदर्शन, मैं इसे कुल्हाड़ी का आकार देने के लिए पीट रहा हूँ। आनंदी, बाहर लोहे के टुकड़े को पीटकर आप चादर का आकार दिया जा रहा है। क्या हम अन्य धातुओं के भी ऐसा कर सकते हैं? आपके पास भी कुछ ऐसे प्रश्न होंगे। आइए अन्वेषण करें। अन्वेषण मतलब जांच करें। क्या करेंगे? जांच कि धातुओं से हम क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं। अब देखो, पीटते हैं ना जब हम किसी धातु को जब हम पीटेंगे ना, तो देखो धातु को पीटने पे क्या होती है? चोट लगती है। चोट को क्या बोलते हैं? आघात बोलते हैं ना। तो आघात यानी कि चोट देने के बाद बढ़ाने को हम बोलते हैं आघात वर्धनीयता। क्या बोलेंगे? आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का सिंपल मीनिंग होता है जब हम किसी धातु को बहुत जोर जोर से पीटते हैं और पीटने के बाद वो बढ़ जाती है, उसे बोलते हैं आघात वर्धनीयता। क्या बोलेंगे उसे? आघात वर्धनीयता। यह क्रियाकलाप अपने शिक्षक या किसी वयस्क के निर्देशन में कीजिए। कुछ सामग्री एकत्रित कीजिए, जैसे तांबे और एल्युमिनियम के कुछ अन्य उपयोगी, लोहे के टुकड़े की एक कील, कोयले का एक टुकड़ा, मटर के दाने का आकार, सल्फर और एक टुकड़े और लकड़ी का एक टुकड़ा। कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा में दिए गए अध्याय आप वो पदार्थ हमारे चारों ओर का स्मरण कीजिए और एकत्रित की गई वस्तुओं के स्वरूप का मतलब होता है उसके डिज़ाइन का अवलोकन कीजिए। क्या वे चमकदार हैं? साथ ही ध्यान दीजिए कि वे कठोर या नरम है। अपने अवलोकन को तालिका 4.1 में अभिलेखित कीजिए। अब इनमें से प्रत्येक वस्तु को एक एक करके किसी कठोर सतह पर रखिए और हथौड़े से पीटिए। आपको क्या लगता है क्या होगा? यह वस्तु कुछ चपटी हो जाती है अथवा टुकड़ों में टूट जाती है। अपने अवलोकन को किस में लिखेंगे? हम तालिका में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तालिका में। पहले लेंगे हम तांबे का टुकड़ा, ठीक है। अब क्या करेंगे इसे? जैसे ही हम इसे क्या करेंगे, देखो, विभिन्न वस्तुओं अथवा सामग्री का स्वरूप देखेंगे, कठोरता, उन पर हथौड़े का प्रभाव। तो पहला क्या है हमारा? कठोरता। देखो, तांबे का टुकड़ा कैसा होगा? कठोर।
हथौड़ा मारने से क्या प्रभाव पड़ेगा, चपटा हो जाएगा। अब क्या है, द्युतिमय, द्युतिमय का मतलब क्या होता है, चमकदार, द्युतिहीन का मतलब होता है अचमकदार। अच्छा देखो, तांबे का टुकड़ा कैसा होता है, द्युतिमय, क्या होगा, द्युतिमय, ठीक है, द्युतिमय क्या होगा, द्युतिमय यानी कि चमकदार। कठोर होगा और पीटने पे चौड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पीटने पे चौड़ा हो जाएगा तांबे का टुकड़ा। एल्यूमिनियम का टुकड़ा द्युतिमय होगा यानी चमकता है। सिल्वर जो भगोने होते हैं सिल्वर की चमकती है ना, द्युतिमय होगा, कठोर होता है और पीटने पे चौड़ा हो जाता है, फैल जाता है ना। फिर उसके बाद लोहे की कील क्या होगी, चमकदार होती है लोहे की कील, हाँ दोनों चीज़ होती है ना, तो जो होती है हम उसके हिसाब से लिखेंगे, वो द्युतिमय, क्या है, द्युतिमय। और कठोर होती है, ये तो हमें पता ही है, होती है ना कठोर। और फिर उसके बाद क्या है, जब हम इसका थोड़ा मारते हैं तो फैल जाती है। कोयले का टुकड़ा कैसा होगा, द्युतिहीन होगा यानी कि चमकदार नहीं होता, क्या नहीं होता, चमकदार नहीं होता। कठोर होता है या नरम होता है, कठोर कैसे होता है, हम तो उसे हाथ से पकड़ के तोड़ देते हैं, हाँ नहीं तोड़ती, हाथ से नहीं टूटता कोयला, टूट जाता है ना, कुछ टूट जाते हैं, कुछ नहीं टूटते, जो पूरी तरीके से जल जाता है ना वो टूटता है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे नरम, क्या लिखेंगे, नरम। और टूटने पे कैसा होगा, इसके तो टुकड़े हो जाते हैं, कोयले की तो क्या हो जाते हैं, टुकड़े। सल्फर का टुकड़ा मटर के दाने के आकार का, ये भी कैसा होगा, द्युतिहीन होगा, कैसा होगा, द्युतिहीन होगा। और कैसा होगा, कठोर नहीं होता, नरम है, कैसा है, नरम। और कैसा हो जाएगा, इसके भी टुकड़े हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, टुकड़े। लकड़ी का टुकड़ा कैसा होगा, द्युतिहीन होता है, कठोर होता है और पीटने पर टुकड़े हो जाते हैं, फैलता थोड़ी है, टुकड़े हो जाते ना। अब देखेंगे तालिका 4.1 विश्लेषण क्या होता है, विश्लेषण का मतलब होता है आंसर, क्या होता है, ठीक है। उन वस्तुओं की पहचान कीजिए जो द्युतिमय और कठोर है। आप अवलोकन करेंगे तांबा, एल्यूमिनियम, लोहे से बनी वस्तुएं द्युतिमय कठोर होती हैं। धातुओं द्वारा प्रदर्शित द्युति को ही धात्विक क्या कहते हैं, धात्विक द्युति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धात्विक द्युति। पता है किसे कहते हैं, जब कोई चीज़ चमकदार होती है, जैसे देखो चमक रहे हैं ना, ऊपर वाले चमक रहे हैं ना, क्या है ये, द्युतिमय, क्या है, द्युतिमय। आप देख रहे हैं इसके नीचे वाला ब्लैक जो है वो चमक रहा है, तो इसे बोलेंगे द्युतिहीन, क्या बोलेंगे, हीन मतलब नहीं, क्या है, नहीं। और धातुएं समानता कठोर नहीं होती, क्या कह रहा है, और धातुओं के समान कठोर नहीं होती। दूसरी बात देखना यहाँ पे क्या बोला है इसने, बहुत अच्छी बात बोली इसने। आप अवलोकन करेंगे तांबा, एल्यूमिनियम, लोहे से बनी वस्तुएं क्या होती हैं, इनमें चमक होती है। धातुओं द्वारा प्रदर्शित द्युति को धात्विक द्युति कहते हैं। धात्विक द्युति मतलब धातुओं की चमक, क्या बोलेंगे, धातुओं की चमक, ठीक है। एल्यूमिनियम और लोहे जैसी सामग्री धातुएं कहलाती हैं, क्या कहलाती है, धातु। जबकि कोयला, सल्फर और लकड़ी धातुहीन है और ये धातुओं की तरह कभी भी कठोर नहीं होती, क्या नहीं होती, कठोर। क्या सभी धातुएं कठोर और ठोस होती है, वास्तव में नहीं। कुछ धातुएं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम इतनी नरम होती है कि उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। और पारा, देखो कुछ धातुएं ऐसी होती हैं, देखो जैसे इसे चाकू से नहीं काट सकते ना, पोटेशियम और क्या है, सोडियम, ऐसी धातुएं जिन्हें हम चाकू से ऐसे काट सकते हैं, जैसे सब्जी काट रहे हैं, क्या काट रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं। और पारा एक ऐसी धातु होती है, जैसे बोतल में दोबारा पानी भरा है ना, ऐसे ही थर्मामीटर जो डॉक्टर के पास होता है उसमें पारा भरा रहता है, क्या भरा रहता है, पारा। पारा एक ऐसी धातु है जिसे आपने तापमापी में देखा होगा। तापमापी मतलब थर्मामीटर, क्या है, ताप को मापने वाला, उसे बोलते हैं तापमापी। यह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। कक्षा 6 की विज्ञान पाठ्यपुस्तक जिज्ञासा के अध्याय 7 में ताप एवं उसका मापन का स्मरण कीजिए। हथौड़े से पीटने पर कौन सी वस्तु सपाट हो जाती है, सपाट मतलब फैल जाती है, क्या हो जाती है, फैल जाती है। आपने अवलोकन किया होगा कि कुछ वस्तुएं जैसे कि तांबे का टुकड़ा, एल्यूमिनियम टुकड़े और लोहे की कील पीटने पर चपटे हो जाते हैं, जबकि अन्य धातु व सामग्रियां विभिन्न तरह से व्यवहार करती हैं। व्यवहार का मतलब होता है शो करती हैं कि हमने क्या है, टूट गए, जैसे लकड़ी टूट गई तो इसका व्यवहार था, उसका क्या था, व्यवहार मतलब कैरेक्टरिस्टिक, क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक। सामग्री का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीट कर पतली चादर में बदला जाता है उसे आघातवर्धनीयता कहते हैं। क्या कहते हैं, आघातवर्धनीयता। किसी मोटी चीज़ को जब हम चादर में बदल देते हैं तो उसे बोलते हैं आघातवर्धनीयता। पता चल गया आघातवर्धनीयता क्या है, द्युति में पता है चमक होती है।
अधिकांश धातुओं में यह गुण होता है। क्या आप धातुओं से बनी चादरों के कुछ उदाहरण दे सकते हैं? आपने कुछ मिठाइयों पर चांदी का वर्क और खाद्य वस्तुओं को लपेटने हेतु प्रयुक्त एल्यूमीनियम पत्रक को देखा होगा। यह इन धातुओं में विद्यमान गुण आघात वर्धनीयता के कारण बनाए जाते हैं। सोना और चांदी सर्वाधिक आघात वर्धनीयता होती है, यानी कि सोने और चांदी की चादरें ज़्यादा बनाई जा सकती हैं, बहुत पतली बनाई जा सकती है। जो हम मिठाई खाते हैं ना, कभी कभी महंगी वाली मिठाई पर जो आती है चांदी की परत लगी हुई है, क्या आती है? चांदी की परत। ठीक है। कोयला अथवा सल्फर के टुकड़े ऐसा व्यवहार नहीं दर्शाते। वे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और भंगुर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भंगुर। अगर धातु होगी, पीटेंगे तो क्या होगा? आघात वर्धनीयता होगी। और वहीं पर कोयला या अधातु होगी, पीटने पर भंगुर हो जाते हैं। भंगुर का मतलब पता है तुम्हारी भाषा में क्या है? भंगुर दिखाना है तुम्हें? भंगुर। वे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और भंगुर कहलाते हैं। इसके विपरीत लकड़ी ना तो चपटी चादर में परिवर्तित होती है और ना ही टुकड़ों में टूटती है। अतः लकड़ी ना तो आघात वर्धनीय है, ना ही भंगुर है। ना तो वो आघात वर्धनीयता दर्शाती है, ना ही भंगुरता दर्शाती है। समग्र दृष्टि देखेंगे भारत की सभ्यता की उन्नति में लोहे का प्रभाव, यानी कि कुल मिलाकर के ये कह रहा है कि भारत ने इतना डेवलपमेंट किया है। आज हम पुल, ब्रिज, घर बना रहे हैं, तो उसमें हमारा इतिहास कैसा रहा। कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे में आपने हड़प्पा वासियों के विषय में पढ़ा होगा। वे तांबे और सोने। हड़प्पा वासी कौन होते? हड़प्पा वासी जो हड़प्पा में रहते थे उन्हें बोलते हैं हड़प्पा वासी। और हड़प्पा वासी 2600 BCE से पहले तक रहते थे। अब देखो 2026 चल रहा है, इसे मिला करके और 2600 और जोड़ लें इसमें, तो इतने साल पहले हमारे इसी जगह पे जो उत्तर प्रदेश है और पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान है, इस वाले एरिया में कुछ लोग रहते थे। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी, रावी नदी, सतलज, झेलम, चिनाब, ब्यास, इनके पास रहते थे, गुजरात में रहते थे। तो उन्हें बोलते थे हड़प्पा वासी। क्या बोलते थे उन्हें? हड़प्पा वासी। के विषय में पढ़ा होगा भाई तांबे और सोने की सभी धातुओं का उपयोग करना जानते थे। वे इन धातुओं का उपयोग पात्र का निर्माण मतलब जैसे मटका बनाना, भगोना बनाना, भगोनी बनाना, गिलास बनाना, इनके लिए करते थे। आभूषण भी बनाते थे। अनेक प्रकार की वस्तु बनाने हेतु करते थे। वर्तमान समय में लोहा एक महत्वपूर्ण धातु है जिसका उपयोग आप अपने आसपास बहुलता में देख सकते हैं। बहुयता मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है। कुर्सी लोहे की, दरवाज़ा लोहे का, कूलर लोहे का, बोर्ड लोहे का और खिड़की लोहे की, सारी चीज़ें, पंखा लोहे का। ये क्या है? किसका उपयोग कर रहे हैं? लोहे का उपयोग कर रहे हैं ना सारी चीज़ों को बनाने के लिए। परंतु हड़प्पावासियों द्वारा लोहे के उपयोग का कोई प्रमाण संभवतः उपलब्ध ना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि लोहे को दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के उपयोग में आने में बहुत समय लगा। यानी कि उस टाइम पे ना हड़प्पावासी, जैसे आज के टाइम पे हम लोहा सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, उस टाइम पे ये लोग लोहे का इस्तेमाल नहीं करते थे। क्या नहीं करते थे? लोहे का इस्तेमाल नहीं करते थे। यद्यपि बाद के समय में लोहे का उपयोग मुख्यतः से होने लगा, तो इसमें भारतीय सभ्यता की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उदाहरण के लिए कृषि उपकरण। देखो सभ्यता नहीं समझ आ रही ना तुम्हें? यहाँ पे जो नई शब्द आता ना, समझ, चाहे कुछ भी शब्द बोल रही हो तुरंत ही पूछा करो। अब सभ्यता पता है क्या होता है? रहने का तरीका। क्या होता है? रहने का तरीका। ठीक है। सभ्यता क्या है? कि प्रगति मतलब डेवलपमेंट होता है, आगे अच्छे तरीके से आगे बढ़ना। महत्वपूर्ण मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। योगदान मतलब होता है देना। उदाहरण के लिए कृषि पता है? नहीं पता? खेती। उपकरण पता है? औजार। ठीक है। जैसे हंसिया, कुल्हाड़ी, फावड़ा, औजार है। क्या है? औजार। जैसे लोहे से बने हल अपनी सुदृढ़ता मतलब मजबूती। क्या है? मजबूती के कारण पहले उपयोग किए जाने वाले उपकरणों से अधिक श्रेष्ठ मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते थे। सामान्यतः यह भी माना जाता था कि तांबे की खोज से पूर्व हुए इसका संभवतः कारण क्या हो सकता है। संभवतः मतलब पॉसिबिलिटी। क्या है? पॉसिबिलिटी। अब तन्यता देखेंगे। अब देखो तन्यता क्या है? अब देखो सिंपल भाषा में समझाऊंगी ना, तुम्हें तुरंत समझ आ जाएगा। देखो ये क्या है? हमारी रबड़, और इसे मैं कितना खींच सकती हूँ, इसे बोलेंगे तन्यता। लेकिन ये किस पर लागू होती है? धातुओं पर। जिसके तार बनाए जा सकते हैं उसे बोलते हैं तन्यता। क्या बोलेंगे उसे? तन्यता। समझ आ गया? धातुओं से जब किसी
किसी धातुओं से जब हम क्या बनाते हैं, तार बनाते हैं, क्या बनाते हैं उसे, तार, तो उसकी तन्यता कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, तन्यता। सबसे ज़्यादा तन्यता वाला पदार्थ कौन सा है, सोना। क्या है, सोने की बालियाँ सबसे पतली मिल जाती है ना, बिल्कुल बारीक से बारीक पतली भी मिल जाती है ना सोने की बालियाँ। आप देखें, आप धातु के तारों का उपयोग कहाँ देखते हैं, आपने विद्युत परिपथ व्यवस्था में तांबे या एल्यूमिनियम जैसे धातुओं के तार देखे होंगे। तांबे क्या होता है, तांबा होता है धातु। एल्यूमिनियम की देखो, तांबा, ये जो तार लगे हुए हैं ये एल्यूमिनियम के, किसके, एल्यूमिनियम, इसके अंदर है, बाहर नहीं, ठीक है। अब कुछ आभूषण जैसे चूड़ियाँ, गले का हार, कानों के झुमके इत्यादि धातु के तारों द्वारा बनाए जाते हैं। धातु के तार विभिन्न संगीत वाद्य यंत्र, पता है, नहीं पता, बजने वाले यंत्र कौन से होते हैं, बजने वाले यंत्र, वाद्य यंत्र जैसे बीणा, सितार, वायलिन, गिटार इत्यादि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामग्रियों का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें तार में खींचा जा सकता है। किसी भी धातु का ऐसा गुण जिससे तार बना जाता है उसे तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, तन्यता कहते हैं। समझ आया, तन्यता किसे कहेंगे, किसी भी धातु का तार में बदलना ही क्या कहलाएगा, उसकी तन्यता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, तन्यता। तन्यता तक का ये मुख्य गुण धातुओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, धातु में। सोना इतना तन्य होता है कि इसके 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। 1 ग्राम से, केवल 1 ग्राम से। धातु की तन्यता के कारण ही धातु के तार से चाय छानने की चलनी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, चलनी। चलनी किसकी बनाई जाती है, धातुओं की। किसकी बनाई जाती है, धातुओं की। क्या आपने कभी कोयला या सल्फर से बने हुए तार देखे हैं, कोयले और सल्फर से बने हुए तार देखे, कोयले से बना हुआ तार देखा है, नहीं देखा ना। क्यों, स्पष्ट है कि इन्हें कि नहीं देखे होंगे। अतः हम ये कह सकते हैं कि कोयला और सल्फर तन्य नहीं होते। क्या नहीं होते, तन्य नहीं होते, इनकी इन्हें ताना नहीं जा सकता। तानने का मतलब खींचा नहीं जा सकता। अब देखें गहन चिंतन। क्या आप जानते हैं कि स्टील धातु और अधातु का मिश्रण है। जो स्टील है ना, ये स्टील है ना, ये धातु और अधातु दोनों का मिश्रण है। इसके तारों से बनी रस्सियाँ भारी भार का वहन कर सकती हैं। अतः इसका उपयोग झूलते हुए सेतुओं के निर्माण में और भारी वस्तुओं को उठाने वाली क्रेन में किया जाता है। सेतुओं पता है, सेतु नहीं पता, अच्छा ये किससे आती हो तो निकल के, उधर फ्लाईओवर से आती हो ना, किससे बना है, टाइल, पत्थर और लोहा, हाँ ये इसी से बना है। पर ऐसे बोलना, कभी कभी स्टील से भी बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं, स्टील। और सेतुओं को पुल कहते हैं। क्या बोलते हैं, पुल। देखा है ना सेतु, अब तो सेतु से आती हो ना, यहाँ पे सेतु से आती हो ना, ठीक है। आप देखेंगे आगे। झूलता हुआ सेतु कुछ इस तरीके का होता है, देख लो दोनों लड़कियाँ, देखो ये है सेतु, ये ठीक है। ये जो लगे हुए हैं तार, ये किसके हैं, स्टील के। धावतिक, क्या लिखा, ध्वनिकता, क्या देखेंगे, ध्वनिकता। ध्वनिकता क्या होती है, देखो ध्वनिकता का एग्जांपल दूँ, आवाज़ आई, जब बर्तन गिरते हैं तो कितनी तेज आवाज़ आती है, उसे ही बोलते हैं ध्वनिकता, ठीक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब धातु की चम्मच, धातु की प्लेट, धातु का सिक्का धरातल पर, धरातल मतलब पृथ्वी, गिरता है तो कैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। यह ध्वनि कोयले अथवा लकड़ी के टुकड़ों को धरातल पर गिरने से उत्पन्न होने वाली ध्वनि से किस प्रकार भिन्न होती है, अलग होती है। ध्यान रखें कि इस क्रियाकलाप से किसी व्यक्ति या जीव को कोई हानि ना पहुंचे। जब मेरी छड़ी लकड़ी या धातु से टकराती है तो उत्पन्न होने वाली ध्वनि में भिन्नता के कारण मुझे मार्ग ढूंढने में सहायता मिलती है। क्या मिलती है, सहायता। देखो यहाँ पे क्या है, इसमें क्या हुआ, आवाज़ आएगी, क्या आएगी, आवाज़। तो ये क्या होगा, आराम से चल पाएगा कि आगे कोई धातु थी, क्या थी आगे, धातु। कुछ धातु है जैसे धातु का टुकड़ा, धातु का एक चम्मच, एक सिक्का, लोहे का एक टुकड़ा और एक लकड़ी का क्या लेंगे, गुटका लेंगे। इन्हें एक निश्चित ऊंचाई से एक एक करके नीचे गिराएंगे। क्या आपने इन धातुओं के गिरने पर उत्पन्न होने वाली ध्वनि को किस प्रकार के अंतर का अनुभव किया, क्या इनमें अंतर था। आपने अवलोकन किया होगा कि धातु चम्मच और धातु का सिक्का निदान, क्या है, निदान ध्वनि उत्पन्न करता है। निदान ध्वनि का मतलब ज़्यादा तेज की ध्वनि, कैसी, ज़्यादा तेज। जबकि कोयला और लकड़ी हल्की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कैसी करते हैं, हल्की।
धातुओं का यह गुण उनके कारण वे निदान ध्वनि उत्पन्न करते हैं, यानी कि ध्वनिकता कहलाती है। ध्वनिकता मतलब उसकी आवाज़। किसी भी धातु की आवाज़ को हम ध्वनिकता कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ध्वनिकता। और धातुओं को ध्वनिक प्रकृति का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्वनिक प्रकृति का। अरे मेरे घुंघरुओं के बजने से उत्पन्न ध्वनि भी धातुओं की ध्वनिकता के कारण ही होती है। यानी कि घुंघरू क्या है? धातुओं के बने, तो घुंघरू धातुओं के बने तो उनमें से आवाज़ आएगी। अब देखेंगे अब मुझे समझ में आया कि विद्यालय में बजने वाली घंटी की ध्वनि धातुओं की ध्वनिकता के कारण होती है। जो स्कूल में घंटी बजती है वो क्या होती है? धातु तो होती है, और धातु क्या है? आवाज़ें निकालती है। क्या निकालती है? आवाज़। ऊष्मा का चालन। क्या आपने कभी रसोई में भोजन पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पात्रों पर ध्यान दिया है? आपने देखा होगा कि जिन पात्रों का उपयोग वस्तुओं को गर्म करने के लिए किया जाता है वे धातुओं से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? धातुओं से। क्या आप कुछ धातुओं के नाम बता सकते हैं जिनका उपयोग खाना पकाने के पात्र को बनाने में किया जाता है? क्या आप जानते हैं इन धातुओं का उपयोग क्यों किया जाता है? अच्छा, तुम्हारी मम्मी घर में ना चाय बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करती है? पतीले का ना। अब पतीले का इस्तेमाल क्यों करती है? क्यों वो लकड़ी के पतीले का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? स्टील के पतीले का करती है ना, सिल्वर के पतीले का करती है, लेकिन लकड़ी के पतीले का क्यों नहीं करती? बताओ ज़रा। वो जल जाएगा, लकड़ी जल जाएगी, और वो चाय चलो लकड़ी जल जाएगी, लेकिन पत्थर के उसका क्यों नहीं यूज़ करती? वो फट जाएगी, गर्मी हो जाएगी। पत्थर में गर्मी हो जाएगी, हाँ फट जाएगा ना, फिर टूट जाएगा। नहीं, पत्थर में भी उबल जाती हैं चीज़ें, ठीक है, गर्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन कभी तुमने सोचा है कि कार्बन का कोई भगोना है? नहीं है ना। जितनी भी चीज़ें गर्म होती हैं, धातु हमेशा क्या होती है? ऊष्मा की सुचालक होती है। क्या होती है? सुचालक होती है। क्या होगी? सुचालक। तो धातुएं गर्म होती हैं, इस वजह से हम खाना पकाने के लिए धातुओं के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? धातुओं के बर्तनों का इस्तेमाल। अब देखो, यह क्रियाकलाप आपके शिक्षक अथवा किसी वयस्क के निर्देशन मतलब उनके कहने पे करना चाहिए। गर्म जल का उपयोग करते समय सावधानी रखें। एक कांच का गिलास मेज पर रखिए, इसे गर्म जल से भरिए। लगभग समान आकार और मोटाई के एक धातु लीजिए, चम्मच और लकड़ी का एक चम्मच लीजिए। 4.3 के अनुसार दोनों चम्मचों को एक साथ गर्म जल में डाल दीजिए और कुछ समय के लिए उन्हें वो अबाधित छोड़ दीजिए। यानी कि अबाधित मतलब कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। आप सावधानी से दोनों चम्मचों को ऊपर की तरफ निकालेंगे और स्पर्श करेंगे। देखो, कुछ नहीं किया है, तुम दोनों बहन भाइयों की लड़ाई हो गई है। इसने गरम लिया गिलास, उसमें गरम गिलास में गरम पानी डाल दिया। क्या डाल दिया? गरम पानी। अब इसने 2 चम्मच लिए, एक चम्मच लिए लकड़ी की जिसे ये खुद उठाएगा, एक लिया तुम स्टील की चम्मच, तो स्टील की चम्मच क्या है? गर्म हो गई, जबकि लकड़ी की चम्मच गर्म नहीं हुई। इसने स्टील की चम्मच खुद के लिए ले ली क्योंकि इसका हाथ नहीं जला, ठीक है। और जो स्टील वाली चम्मच थी वो तुमने लिया, तो तुम्हारा हाथ जल गया। अब क्यों जला? क्योंकि उसने हीट को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया। क्या कर लिया था? ऑब्जर्व। हीट को अपने अंदर रख लिया था। क्या कर लिया था? हीट को अंदर रख लिया था। विचारणीय बिंदु का मतलब क्या होता है? जिन्हें हम सोचें कौन सा अधिक चम्मच गर्म होगा। दोनों चम्मच में से लकड़ी वाला होगा या स्टील वाला गर्म होगा? स्टील। क्यों होगा? क्योंकि उसने ना गर्मी को अपने अंदर ऑब्जर्व। हाँ, यह प्रयोग हमें दोनों चम्मचों में ऊष्मा चालन के विषय में करते हैं। किसके रहते हैं? ऊष्मा चालक है। ये क्या है? ऊष्मा के चालक है। चालक मतलब एक जगह से दूसरी जगह ऊष्मा को ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं? एक जगह से दूसरी जगह। आपने अनुभव किया होगा स्पर्श करने पर धातु का चम्मच लकड़ी के चम्मच की तुलना में अधिक गर्म होता है। भले ही दोनों चम्मच समान समय के लिए समान तापमान के जल में डूबे। इससे स्पष्ट होता है कि उसमें ऊष्मा चालक धातु के द्वारा हुए, इससे धातु का चम्मच गर्म हो गया। इसके विपरीत लकड़ी के चम्मच में बहुत कम ऊष्मा का चालन हुआ। किसी सामग्री में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊष्मा के स्थानांतरण को ऊष्मा का चालन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मा का चालन पता है किसे कहते हैं? जब देखो यहाँ पे मैंने रखा है क्या? गर्माहट, और यहाँ से गर्मी यहाँ पहुँच जाए, इसे बोलते हैं ऊष्मा का चालन। अब सिंपल भाषा में जब ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह चली जाए किसी धातु में, तो उसे ऊष्मा का चालन कहते हैं। पता चल गया? ऊष्मा का चालन मतलब ऊष्मा खुद ही चल रही है। क्या है? खुद ही चल रही है। ऊष्मा क्या है? गर्मी। क्या है? गर्मी। क्या है? गर्मी। तथा ऊष्मा को स्थानांतरित करने वाली सामग्री चालक कहलाती है। क्या कहलाती है? चालक कहलाती है।
अवलोकन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि धातु ऊष्मा की चालक होती है, सुचालक होती है, और लकड़ी कुचालक होती है। क्या होती है? लकड़ी कुचालक होती है। अब हम यह समझ सकते हैं कि भोजन पकाने के लिए धातु के पात्र का ही उपयोग अधिकतर क्यों किया जाता है, और उनके हत्थे अथवा लकड़ी अन्य सामग्रियों से क्यों बनाए जाते हैं जो ऊष्मा का चालन नहीं करती। प्रकृति में ऊष्मा का स्थानांतरण नामक अध्याय में हम इसके विषय में अधिक जानकारी लेंगे। अब देखो, हमने क्या लिया, एक तवा था, तवे पे किसका अंडा लगाया हमने? लकड़ी का, क्योंकि वो गर्म नहीं होगा और तवा पूरा क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। विद्युत का चालन कल पढ़ेंगे इसे बचे हुए को, ठीक है।